हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। इसके बारे में पहले हम लोग बेसिक आइडिया लेंगे एंड धीरे धीरे हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसिड और बेसिस से। अगर हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड के बारे में आप बेसिक जो आइडिया है इसी से लगाते हैं कि उसका टेस्ट किस तरह का होता है। ठीक है, जो एसिड है ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। ठीक है, एसिड को आप ऐसा मॉलिक्यूल मान सकते हैं जिसका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो उसमें खटास आपको महसूस होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बेस की बात करते हैं तो बेस कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका अगर आप टेस्ट देखें, ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका जो टेस्ट है ना वो आपको कड़वा महसूस होगा। उसको जब आप टेस्ट करते हैं तो जो बेसिस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है। ठीक है, अब जब हम केमिस्ट्री में एसिड बेस की बात कर रहे हैं तो एसिड जो है वो भी कई तरह के हैं नेचर में, और जो बेसिस हैं वो भी कई तरह के होते हैं नेचर में। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल को हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि वो एक एसिड है या बेस है तो सबसे सिंपल तरीका है मॉलिक्यूल के बारे में जानने का कि वो एक एसिड है या बेस है, तो वो तरीका है उसको टेस्ट करने का। ठीक है, और टेस्ट करने से मैंने आपको कहा कि जो एसिड होगा उसका टेस्ट तो खट्टा होता है और जो बेसिस होते हैं उसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक आइडिया ये है कि क्या हम हर मॉलिक्यूल को टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे ही चीजें होंगी ना या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनको आप टेस्ट तो कर सकते हैं, बट हर मॉलिक्यूल को आप टेस्ट करके पता नहीं लगाओगे कि कौन सी चीज आपकी एसिड है और कौन सी चीज बेस है। तो इसके लिए हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं, तो अगर मुझे पहचानना है कि मेरा एसिड किस तरह का है और बेस कौन सा है तो उसके लिए हम जो सबसे सिंपल मेथड यूज करते हैं यहां पर, आइडेंटिफाई एसिड या बेस मॉलिक्यूल। तो टेस्ट एक तरीका तो है बट वो जो तरीका है वो फुल प्रूफ नहीं है। ठीक है, मतलब हर जगह आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम एक नया मेथड यूज करते हैं हम जिसको बोलते हैं इंडिकेटर का यूज करना। अगर मुझे ये पता लगाना है कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। अब इंडिकेटर क्या है, तो इंडिकेटर भी एक सब्सटेंस है जो आप अगर एसिड में डालोगे और बेस में डालोगे तो कलर के बेसिस पे आपको बता सकता है। ठीक है, सबसे सिंपल इंडिकेटर होते हैं आपके ऐसे इंडिकेटर या ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस में जाने में कलर के बेसिस पे आपको बताते हैं। ठीक है, तो अगर इंडिकेटर की हम लोग बात करें तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच कैन गिव द आइडिया ऑफ एसिड और बेस अकॉर्डिंग टू देयर कलर। ठीक है, तो इंडिकेटर का मतलब है कि ऐसी चीजें जिनको आप एसिड में डालोगे और बेस में डालोगे तो वो आपको कलर के बेसिस पर आइडिया देगा कि कौन सी चीज आप एसिड बोल सकते हो और कौन सी चीज को आप बेस बोल सकते हो। जैसे मैं इसका एक अगर एग्जांपल दूं तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आप कह सकते हैं मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अभी क्लास 10th में आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि ये मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है और इसका मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, उसमें कितने एटम होते हैं, क्या उनका अरेंजमेंट होता है। हमें अभी इसके बारे में नहीं जानना क्लास 10th में। हमें बस इसका यूज पता होना चाहिए कि जो मिथाइल इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज जो है वो एक आपका कलर इंडिकेटर है। ठीक है,
ये एक कलर इंडिकेटर है जो आपको अपने कलर के बेस पे बता देगा कि कौन सी चीज एसिड रहेगी और कौन सी चीज बेस रहेगी। अब ये जो मिथाइल ऑरेंज है, जैसे आप इसके नाम में ही देख सकते हो, इसका खुद का जो कलर होगा वो होता है ऑरेंज। ठीक है, इसका खुद का कलर होता है ऑरेंज। और अगर आप इस मिथाइल ऑरेंज को किसी सॉल्यूशन में डालते हो, ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज को इस सॉल्यूशन में डालने से यहां पर आपको कलर जो है वो रेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से यही सेम मिथाइल ऑरेंज अगर आप इसको ऐड करते हो किसी सॉल्यूशन में और आपको यहां पर जो कलर है वो येलो दिखाई दे रहा है, तो ये जो आपको डिफरेंट कलर दिखाई दे रहे हैं ना, इसी के बेसिस पे आप बता सकते हो कि कौन सी चीज एसिड होगी और कौन सी चीज बेस होगी। तो जो सॉल्यूशन मिथाइल ऑरेंज के डालने पर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो सॉल्यूशन है इसका मतलब है इसके अंदर एसिड पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी मिथाइल ऑरेंज ने ऑरेंज कलर से रेड कलर शो किया, तो इसका मतलब जिस सॉल्यूशन में इसने रेड कलर शो किया है वो आपका एसिड सॉल्यूशन है। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज को अगर मैंने किसी सॉल्यूशन में ऐड किया और वो सॉल्यूशन ऑरेंज की बजाय आपको येलो कलर शो करेगा, इसका मतलब ये है कि जो आपका ये वाला सॉल्यूशन है ये बेसिक सॉल्यूशन है, यानी इसमें बेस पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये आपके इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर भी आपका एक अलग से सब्सटेंस होता है जिसका अपना कुछ कलर रहेगा, और आप अगर उसको एसिड और बेस में डालोगे ना तो वो अपने कलर के बेस पे आपको बताएगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड होगा और कौन सा सॉल्यूशन बेस होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मिथाइल ऑरेंज जैसे कि उसके नाम में ही आपको शो कर रहा है कि उसका खुद का कलर तो ऑरेंज होगा, और अगर आप उसको एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और अगर आप उसको किसी बेस में डालते हैं तो वो येलो कलर का हो जाएगा। अब जैसे हमारे घर बहुत ही कॉमन सा अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं एसिड का, तो जो नींबू होता है ना, नींबू होता है, अगर आप उसका ग्लास के अंदर, ठीक है, अगर नींबू को आप पानी में डालते हो, ठीक है, और उसके बाद आप उसके अंदर अगर मिथाइल ऑरेंज डालोगे, ये इंडिकेटर आपको आसानी से मार्केट में नहीं मिलता, ये आपको स्कूल की लैब में या फिर जो कॉलेजेस की लैब होती है वहीं मिलते हैं ये जो इंडिकेटर होते हैं आसानी से। ठीक है, तो अगर आपने मिथाइल ऑरेंज जो है वो यहाँ पर नींबू पानी में डाला, लेमनेड में डाला, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ये जो आपका नींबू पानी का सॉल्यूशन है ना, ये मिथाइल ऑरेंज की वजह से यहाँ पर रेड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पानी में जो हमने नींबू डाला था वो एसिड रिलीज करता है, और ये जो सॉल्यूशन है इसमें एसिड आ जाता है नींबू की वजह से। ठीक है, और उसी की वजह से, लेमन की वजह से ही यहाँ पर, ठीक है ना, लेमन का जो जूस है उसी की वजह से यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है वो रेड कलर का हो गया। यानी जो लेमन होता है उसके अंदर एसिड होते हैं, और वो पानी में जब एसिड प्रेजेंट होगा और उसमें हम मिथाइल ऑरेंज ऐड करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सॉल्यूशन आपका रेड हो गया। ठीक है, इससे आप ये भी पता कर सकते हो कि लेमन जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है या बेसिक इन नेचर। तो एक एग्जांपल हमने देखा बहुत सिंपल सा, सोर्स ऑफ एसिड क्या है, यहाँ पर जो एसिड निकला है वो कहां से निकला है, वो लेमन से निकला है, और इसको हमने किस में ऐड किया, वाटर के अंदर, H2O में, और इसके अंदर हमने मिथाइल ऑरेंज डाल के चेक कर लिया, ये सॉल्यूशन रेड हो गया, इसका मतलब वो जो लेमन है उसके अंदर एसिड होता है। ठीक है, इसी तरह से अब अगर हम घर में एक बहुत ही कॉमन से बेस की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका सोप। ठीक है, साबुन। तो अगर आप जैसे जो वॉशिंग पाउडर होता है या जो हमारा नहाने का साबुन होता है उसका भी अगर आप क्लीन वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे ना, यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, वाटर के अंदर आपने सोप ऐड किया और आपने उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज को ऐड किया। मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर होता है ऑरेंज, जैसा मैंने आपको बताया, और जैसे ही आप इस सोप सॉल्यूशन में अगर आप मिथाइल ऑरेंज को ऐड करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो सोप सॉल्यूशन है ये आपका येलो कलर दे देगा। ठीक है, ये आपका येलो कलर दे देगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, इस
टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि कलर हमारा हो गया यहाँ पर ऑरेंज से येलो, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसमें बेस पड़ा हुआ है, बेस, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज करते हो, एक दूसरी चीज को यूज करते हो ये पता करने के लिए कि कौन से सॉल्यूशन को एसिड बोलेंगे और कौन से सॉल्यूशन को बेस बोलेंगे, ठीक है। अब हम अगर इसको सेम इंडिकेटर को यहां पर अगर हम क्लीन वाटर ले लें, ठीक है, इसके अंदर हमारा एकदम क्लीन वाटर है, उसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, जैसे पीछे हमने लेमन जूस ऐड किया था वाटर के अंदर और वाटर के अंदर हमने थोड़ा सा सोप ऐड किया था, बट इस बार हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने जस्ट यहाँ पर क्लीन वाटर लिया है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज डालें, मिथाइल ऑरेंज को मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे M.O, M मतलब मिथाइल और O मतलब ऑरेंज। तो अगर इस मिथाइल ऑरेंज को आप क्लीन वाटर में डालते हो तो इसका जो कलर है ऑरेंज, क्लीन वाटर के अंदर इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे जो आपका वाटर है वो अभी भी ऑरेंज रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो वाटर है इसके अंदर ना तो कोई एसिड है और ना ही कोई बेस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अगर मुझे ये पता करना है कि कौन सी चीज मेरी एसिडिक नेचर की है और किस चीज में बेसिक नेचर है, तो इसके लिए हम ये जो चीजें आप टेस्ट करने जा रहे हो इसको आप हमेशा टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ केमिकल हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो हर चीज को टेस्ट करना बेटर ऑप्शन नहीं है। बेटर ऑप्शन क्या है कि आप किसी दूसरे सब्सटेंस का यूज करो और वो आपको कलर चेंज के बेस पे बता देगा कि कौन सी चीज एसिडिक है और कौन सी चीज बेसिक है, ठीक है। और यहां पर हमने यूज किसका किया था, मिथाइल ऑरेंज का। मिथाइल ऑरेंज को हमने ऐड करके देखा। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर उसका खुद का कलर ऑरेंज है। अगर बेसिक मीडियम है, अगर आपका जो सॉल्यूशन आप टेस्ट कर रहे हो उसके अंदर बेस है तो कलर होगा आपका येलो, ठीक है। और अगर आप एसिड में डाल रहे हो मिथाइल ऑरेंज को तो इसका कलर होगा यहाँ पर रेड, ठीक है। तो इस तरह से आप इंडिकेटर का यूज करोगे, किसी दूसरे सब्सटेंस का यूज करोगे ये पता करने के लिए क्या चीज एसिडिक है और क्या चीज बेसिक है। इसी तरह से हम एक और काफी फेमस इंडिकेटर है, कलर इंडिकेटर ही है, वो है आपका फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं पीएच, ठीक है। ये भी आपका एक कलर इंडिकेटर होता है और इसका भी हम यूज करते हैं पता करने के लिए कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या सॉल्यूशन हमारा बेसिक है। अब ये जो फिनोप्थलीन है इसका जो खुद का कलर होता है, यहां पर हम उसको लिखते हैं कलरलेस, मतलब इसका खुद का कोई कलर नहीं होता। जैसे आपका वाटर है, वाटर का खुद का कोई कलर नहीं है, सेम ऐसा ही सॉल्यूशन होता है आपका फिनोप्थलीन का। फिनोप्थलीन भी एक कलर इंडिकेटर बोलते हैं हम इसको। अब ऐसा क्यों बोलते हैं उसको देखते हैं। तो फिनोप्थलीन के पास खुद का कोई कलर नहीं है, जैसे मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर जो है वो ऑरेंज है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो आपका फिनोप्थलीन होगा उसका खुद का कोई कलर नहीं होगा, ठीक है, ये खुद कलरलेस है। अब इसको सेम चीज हम करेंगे यहाँ पर। अगर सॉल्यूशन में मतलब वाटर के अंदर आपने लेमन डाला है, लेमन जूस डाला है, लेमन जूस डाला है आपने, और यहां पर हमने वाटर के अंदर थोड़ा सा सोप डाल दिया। अभी हम पीछे देख कर आए हैं कि जो आपका लेमन जूस होता है वो एसिड होता है और वाटर के अंदर अगर आप थोड़ा सा सोप ऐड करते हैं तो ये बेस होता है, ठीक है। हमें इसी का यहां पर ऑब्जर्वेशन करना है कि किस सॉल्यूशन में आपका सोप है, यानी किस सॉल्यूशन में आपका बेस है और किस सॉल्यूशन में हमारा एसिड है। तो हम यहाँ फिनोप्थलीन इंडिकेटर का यूज करते हैं। इसके अंदर हम डालते हैं फिनोप्थलीन, जैसे पीछे किया था इसी तरह से हम यहाँ भी डालते हैं फिनोप्थलीन, ठीक है। पीएच मतलब फिनोप्थलीन। अब जो फिनोप्थलीन है एसिड सॉल्यूशन में उसका कलर एज इट इज रहता है। मैं बार बार कलर यूज कर रहा हूं ये शो करने के लिए कि यहां पर ना तो इसका कोई कलर था, ये भी कलरलेस है, और जब उसको हमने लेमन वाटर में ऐड किया तो भी उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो अभी भी कलरलेस है, ठीक है। पर जैसे ही फिनोप्थलीन को आप सोप सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो यहां पर जो फिनोप्थलीन है
वो बहुत ही अच्छा सा लाइट पिंक कलर देगा आपको, लाइट पिंक कलर, पिंक कलर। यानी जो फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर जो होता है, अगर आप उसको किसी एसिड सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो वो कलरलेस ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो खुद भी कलरलेस है और एसिड में डालने पे स्टिल वो कलरलेस रहेगा। बट अगर फिनोप्थलीन को आपने सोप सॉल्यूशन में डाला या किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो ये लाइट पिंक कलर देता है, और इसी लाइट पिंक कलर से आपको पता लगेगा कि ये जो आपका सॉल्यूशन है ये किस तरह का है, ये बेसिक सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करेंगे। ये तो ऐसे दो इंडिकेटर मैंने आपको बताया, एक है मिथाइल ऑरेंज, एक है मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा मैंने आपको बताया फिनोप्थलीन, उसको शॉर्ट में पीएच लिख देते हैं, ठीक है, दूसरा है फिनोप्थलीन। ये जो दो इंडिकेटर हैं ये मैंने आपको कहा ये आपको सिर्फ लैब में मिलेंगे, केमिस्ट्री लैब में मिलेंगे, ये आपको इजीली मिलते नहीं है, मार्केट में आप लेने जाओगे तो इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, हर किसी को मतलब ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इन्हें बाय कर सके, ठीक है, ये सिर्फ लैब के यूज के लिए होते हैं। बट हमारे घर में भी कुछ कलर इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, जिनका यूज हम कर सकते हैं और वो तो बहुत आसानी से अवेलेबल है। जैसे जो घर में बहुत आसानी से हमें एक कलर इंडिकेटर मिल सकता है वो है आपका टर्मरिक यानी हल्दी, ठीक है, जो आपकी ये हल्दी है या टर्मरिक है, हम इसका भी यूज कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि कौन सा सोल्यूशन आपका एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन आपका बेसिक इन नेचर है, यानी किस सोल्यूशन में एसिड है किस में बेस है, हम सिंपल हल्दी का इस्तेमाल करके भी पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्लीन वाटर लेते हैं थोड़ा सा, और इसके अंदर हम थोड़ी सी हल्दी मिला देते हैं, ठीक है, टर्मरिक ऐड कर देंगे और यहाँ पर आपका ये येलो कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। ये जो येलो कलर का सोल्यूशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बस यही है आपका इंडिकेटर। अब आप इसका यूज कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि एसिडिक सोल्यूशन कौन सा है और बेसिक सोल्यूशन कौन सा है, ठीक है। तो ये जो आपका टर्मरिक का येलो सोल्यूशन है, इसको अगर आप लेमन जूस में ऐड करते हैं और अगर आप इसको सोप सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, सोप सॉल्यूशन, ठीक है, यानी लेमन जूस वाला तो एसिड है, हमें पता है अभी, हमें पता है अभी इसके अंदर एसिड है, इसके अंदर बेस है, बस हमें इसे कंफर्म करना है, ठीक है। तो ये जो आपका येलो कलर का सॉल्यूशन है, हल्दी वाला जो आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, आप इसको इसके कुछ ड्रॉप्स को इसके अंदर डाल दो और सेम आप यहां पर कुछ ड्रॉप्स को ऐड कर दो। तो आपको यहां ये दिखाई देगा कि जो आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा ना जिसमें थोड़ा साबुन पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे ब्राउन येलो कलर का हो जाएगा या ब्राउन कलर दिखाई देगा आपको बेसिकली, ठीक है। ये हल्दी जो है वो थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी यहाँ पे, और जैसे ही आप इसको डालोगे लेमन जूस के अंदर, क्योंकि उसमें तो एसिड पड़ा है, तो जैसे ही आप ये टर्मरिक सॉल्यूशन को इसके अंदर ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको कलर में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, ये टर्मरिक आपकी स्टिल येलो रहेगी, ठीक है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक था या बेसिक था, ठीक है। अब फिनोप्थलीन की तरह ही बिहेव कर रहा है आपका टर्मरिक भी, ठीक है, इसका खुद का कलर तो येलो होता है, और ये जो आपका इंडिकेटर है एसिड के अंदर तो कोई कलर में चेंज नहीं लाएगा, और अगर आपने इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में ऐड कर दिया तो ये ब्राउन येलो कलर का हो जाएगा, या येलो ब्राउन भी बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि कौन सा आपका सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, इन इंडिकेटर्स का यूज करके, कलर इंडिकेटर्स का यूज करके, ठीक है ना। तो अभी तक हमने 3 इंडिकेटर पढ़े हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन और थर्ड है हमारा टर्मरिक, ठीक है, ये इंडिकेटर है हमारा कलर इंडिकेटर। अब एक और इंडिकेटर की हम लोग बात करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ये भी आपका कलर इंडिकेटर है, ये भी यहां पर एक कलर इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब ये जो कलर इंडिकेटर है
लिटमस सॉल्यूशन, इसका खुद का कलर होता है पर्पल, पर्पल कलर होता है इसका। और क्योंकि इसका खुद का कलर पर्पल है तो ये एसिड और बेस में दो डिफरेंट कलर देगा, ठीक है, एकदम मिथाइल ऑरेंज की तरह बिहेव करेगा ये। तो ये जो पर्पल कलर का इंडिकेटर है, अगर मैंने इसको किसी एसिड में ऐड किया और मैंने किसी इसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया, तो इसके जो कलर निकल कर आएंगे वो काफी डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। ये काफी अच्छा आपको डिफरेंशिएट करके बता सकता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। तो ये जो पर्पल कलर का इंडिकेटर है यानी लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है, इसको अगर आप डालते हैं एसिड में और इसको अगर आप डालते हैं बेस में, तो यहां पर एसिड सॉल्यूशन के अंदर ये आपको जो कलर देता है वो होता है रेड। रेड वैसे डेंजर सिग्नल भी होता है, तो जो एसिड होते हैं वो जनरली रेड कलर का ही यहाँ पर पर्पल के साथ इंडिकेशन देते हैं, ठीक है, रेड कलर। उसके बाद अगर आप पर्पल सॉल्यूशन को इसके अंदर डालेंगे तो बेसिक मीडियम में जैसे बोर्ड का भी कलर है यहाँ पे, वही कलर होगा इसका ब्लू, ठीक है। यानी पर्पल को अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू कलर दे देगा, और सेम इंडिकेटर को अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो आपको रेड कलर दे देगा। तो यहाँ पर ये ब्लू और रेड दोनों बिल्कुल डिफरेंट कलर हैं एक दूसरे से, इसीलिए काफी अच्छा यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करके बताएगा लिटमस सॉल्यूशन। और बहुत कॉमन इंडिकेटर है, ये भी लैब में ही मिलता है आपको, ये भी लैब यूज के लिए ही होता है, ठीक है, और आसानी से मिलता है हमें ये लैब में। मिथाइल ऑरेंज मिले ना मिले, पर ये लिटमस सॉल्यूशन तो आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एसिड और बेस के। अब इसके बाद हम बात करेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे एसिड्स के और कुछ एग्जांपल लेंगे बेस के। एग्जांपल्स ऑफ एसिड एंड बेस। अब एग्जांपल ऑफ, सबसे पहले एसिड की अगर बात करें तो एसिड, कॉमन एसिड्स के कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। जैसे सबसे सिंपल एसिड होता है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन होता है 4% सोल्यूशन जो होता है उसको हम सिरका भी बोलते हैं। सिरका हम यूज करते हैं ना अपने घर में, तो वो जो सिरका होता है उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम होता है इथेनोइक एसिड। एक एसिड हो गया ये घर में जो सिरका होता है उसके अंदर होता है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे HCl की। HCl हम सब जानते हैं, बहुत आसानी से लैब में मिलने वाला एसिड है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। उसके बाद H2SO4। H2SO4 हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप अपने स्कूल लैब में एक बार केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो ये सारे एसिड आपको वहां जो डेस्क होता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको दिखाई देंगे। ये सारे डाइल्यूट कंडीशन में रखे रहते हैं वहां पे। इसके बाद होता है एक HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये तीन ऐसे कॉमन एसिड हैं जो आपको इस चैप्टर में बार बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इनका नाम तो अच्छे से याद कर लें। और ये आपको कार्बन एनेट्स कंपाउंड में भी देखने को मिलेगा, जो कि आपका 4th चैप्टर है, ये वाला एसिड, ठीक है। ये बहुत कॉमन एसिड है जो मोस्टली आपको बार बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद टार्टरिक एसिड, ये जो एसिड मिलता है टार्टरिक एसिड, ये आपका जो टेमराइंड होती है यानी इमली, उसके अंदर होता है ये टार्टरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद इसका एक और एग्जांपल आप दे सकते हो एसिड के अंदर, ऑक्सैलिक एसिड।
ठीक है, ये सब आपकी बुक में टेबल बना होगा एसिड्स वाला, आप वहां पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन एसिड हैं जो आपको बार बार दिखते रहते हैं। इसके बाद अगर हम बेसिस की बात करें, बेसिस के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है NaOH। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और इसका नाम है, इस पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। और Na तो हम सबको पता है कि इसका नाम है सोडियम। तो NaOH है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ठीक है, केमिस्ट्री में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस में इसको कंसीडर करते हैं। और ये जो मैंने नीचे 3 एसिड आपको लिखे हैं, ये HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मीनिंग क्या है और वीक एसिड का मीनिंग क्या है। और ये जो मैंने ऊपर लिखा है एसिटिक एसिड, और नीचे जो मैंने लिखे हैं ऑक्सैलिक एसिड, ये भी हमारा खाने की चीज में ही होता है। ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, यानी जो भी खाने वाली चीजों में एसिड होते हैं वो वीक होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। पर अगर हम इनके कांटेक्ट में आते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो इनसे आपकी जो स्किन है वो बर्न भी हो सकती है। अगर आपने बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को इनको टच कर लिया तो, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो बर्निंग भी हो सकती है, आपकी स्किन जो है वो बर्न भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, के मतलब पोटेशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, जहां पे भी आपका बेस आएगा और OH रहेगा, तो इस तरह के जो बेस होंगे उनके नाम में हाइड्रोक्साइड रहेगा, और आगे जिस मेटल का यहाँ पर सिंबल लिखा है आपको जस्ट उसी का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसी तरह ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो आपके मेडिसिन में वो जो सिरप होता है ना, एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए जो सिरप होता है, उसके अंदर होता है ये केमिकल। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। तो वो जो आपका एसिडिटी को कम करने के लिए जो हम सिरप यूज करते हैं ना एज ए मेडिसिन, उसके अंदर होता है ये, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका प्रॉपर नेम है, मैग्नीशियम। ठीक है, इसी तरह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए जो सिरप आते हैं उसमें ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। ठीक है, ये भी एक बेस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी होता है। और एक बेस जो आपको याद रखना है, एक एग्जांपल और देते हैं यहाँ पे, NH4OH। ये मैंने सबसे लास्ट में क्यों लिखवाया उसका रीजन यहाँ पे देखना। ये है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सारे बेसिस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें OH है और आगे जो है वो मेटल है, मेटल है। बट यहां अगर आप देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो हाइड्रोक्साइड यानी OH तो है, बट उसके आगे NH4 प्लस है, अमोनियम है, और इसके अंदर आप देखो कि कोई भी मेटल नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा बेस होता है जिसमें सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बेस मैंने लिखे हैं इनके अंदर आप देखो कि आगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल हैं, और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम है और इसमें कोई भी मेटल नहीं, दोनों के दोनों नॉन मेटल है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसीलिए ये आपका थोड़ा सा अलग होता है। और खैर अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर होता तो वीक बेस है, ये वीक बेस होता है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ बेसिस के एग्जांपल, ये चीज आपको याद रखनी है। ज्यादातर स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं, वीक बेस कौन से हैं, वो याद रखने हैं, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं और
वीक एसिड कौन से हैं, ये भी सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा फिर से इंडिकेटर्स की बात करूं, तो जो इंडिकेटर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, अभी हमने जितना भी डिस्कशन किया है वो कलर इंडिकेटर्स का किया है। ठीक है, यानी ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड में जाने पे और बेस में जाने पे अलग अलग कलर शो करता है। अब यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो अलग तरह के इंडिकेटर्स की है। यहाँ पर जो इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे स्मेल या फिर ओडोर ये चेंज होती है। ठीक है, इसके चेंज से आपको पता लगता है कि कौन सी चीज एसिडिक है नेचर में और कौन सी चीज बेसिक है नेचर में। तो इसका सबसे आसान एग्जांपल आप ले सकते हो ओनियन जूस। जो प्याज है ना, उसका रस अगर आप निकाल लो, तो ये जो प्याज का रस है यानी ओनियन जूस है, इसका इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि किस सोल्यूशन में एसिड है और किसके अंदर बेस है। ठीक है, तो ओनियन जूस जो है वो अपनी स्मेल चेंज करता है। ठीक है, ओनियन जूस जो है वो अपनी स्मेल चेंज करता है और स्मेल चेंज की वजह से हमें पता लगता है कि किस सोल्यूशन में एसिड रखा है और किसके अंदर बेस रखा है। तो अगर हम फिर से वही चीज यहाँ पर यूज करें, लेमन सॉल्यूशन, लेमन जूस का जो सॉल्यूशन है हमारा, वाटर के अंदर लेमन जूस डाला हमने, यानी हमने इस सॉल्यूशन को एसिडिक बना दिया, वाटर को एसिडिक बना दिया। और इसी तरह से हमने दूसरे ट्यूब में हमने सोप सॉल्यूशन ले दिया, यानी वाटर के अंदर हमने थोड़ा सा सोप ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये जो आपके दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, इसमें हम ओनियन जूस ऐड करेंगे। और यहाँ पर एक बात का ध्यान देना, अभी तक मैंने जितने इंडिकेटर आपको बताए हैं उन इंडिकेटर को हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूज करना होता है। ठीक है, अपने माइंड में ये मत रखना कि हमें यहाँ जितना भी जूस है हमारे पास वो सारा का सारा इसमें डाल देंगे, नहीं। कोई भी जो इंडिकेटर होता है उसकी 1 to 2 ड्रॉप्स या मैक्सिमम 3 ड्रॉप्स ही काफी है। ठीक है, उसी से आपको पता लग जाएगा। तो हमें जो इंडिकेटर्स हैं इनका ड्रॉप वाइज यूज करना होता है। ठीक है, ये नहीं कि सारा का सारा यूज कर लिया हमने। तो ये जो ओनियन जूस है ये एक इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही आप इसको एसिड में डालेंगे, इसकी जो स्मेल होगी, इसकी जो ऑर्डर होगी वो वेनिश हो जाएगी। सॉरी, यहां पर एसिड में तो वो रिटेन रहेगी, मतलब जैसी स्मेल आपको बाहर आ रही है ऑनियन जूस की, वैसे ही एसिड के सोल्यूशन में डालने पे भी आएगी। और जैसे ही आप ये ऑनियन जूस को किसी बेसिक सॉल्यूशन में ऐड कर दोगे, जैसे यहाँ तो मैंने सोप सॉल्यूशन लिया, तो अगर हमने इसको इसमें ऐड कर दिया तो फिर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर स्मेल जो है या जो ऑर्डर है वो वेनिश हो जाएगी, खत्म होगी। ठीक है, तो इसी से आपको समझ में आ गया कि किस सॉल्यूशन में आपका एसिड है और किस में बेस है। अगर एसिड सॉल्यूशन लेते हो आप तो उसमें स्मेल में कोई चेंज नहीं आने वाला, और अगर आप बेसिक लेते हो सॉल्यूशन तो लेमन जूस जो है वो अपनी स्मेल लूज कर देगा। ठीक है, और इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि बेस कहाँ रखा है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं बेस का पता करने के लिए। और एक तो ऑनियन जूस हो गया जो आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, उसके बाद वेनिला, वेनिला जूस जो होता है वो भी सेम चीज करता है। और थर्ड आपका क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल मतलब, क्लोव का मतलब होता है लौंग। ठीक है, जो हम घर में यूज करते हैं, तो लौंग का जो तेल होता है उसका भी यूज आप कर सकते हो एज ए इंडिकेटर। तो वो जो है एसिड में डालने पे अपनी स्मेल लूज नहीं करते, एज इट इज रहती है उनकी स्मेल। और जैसे ही आप उसको किसी बेसिक सोल्यूशन में ऐड कर देते हो, तो ये जितने भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब जो स्मेल चेंज करते हैं एसिड और बेस के अंदर, तो ये जो है आपको अपने ऑर्डर के चेंज के बेसिस पे बताएंगे कि क्या चीज आपकी एसिडिक है और क्या चीज आपकी बेसिक है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता करते हैं एसिड और बेस का। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स की। और एग्जाम्पल किस चीज के, केमिकल रिएक्शंस के, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है,
और सबसे पहले इसमें हम एग्जांपल देखेंगे एसिड किस तरह का रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा रिएक्शन जो होगा वो होगा एसिड प्लस मेटल। अगर हम एक एसिड और मेटल का रिएक्शन कर दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको देखते हैं। जैसे इसके लिए हमें पहले एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक एसिड ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। फिर मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं जिंक, है ना। अब यहाँ पे अगर आप किसी भी एसिड में मेटल ऐड करते हैं तो यहाँ से निकलती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी एसिड में से जितने भी हाइड्रोजन है उसको हमने रिमूव कर दिया, और जब सारे यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे तो वहां पर आ गया जिंक। ठीक है, जिंक सल्फेट बन गया। यानी अगर आप मेटल को एसिड में ऐड करते हो तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये है आपका पहला रिएक्शन कि अगर किसी मेटल को आप एसिड में ऐड करते हैं उससे निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एसिड अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करे तब क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर इस रिएक्शन को जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब जैसे कि ये RXN का मतलब यहाँ पर रिएक्शन है, मैंने शॉर्ट में लिखा। ठीक है, तो अगर हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तब क्या होगा। जैसे मैंने कहा इस रिएक्शन के बेसिस पे इसका नाम हमने रखा है न्यूट्रलाइजेशन। यानी जब भी एक एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं ना, तो ये एक दूसरे को रिमूव कर देते हैं, यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इनके रिएक्ट करने से हमेशा बनता है सॉल्ट और वाटर। ये तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। सॉल्ट और वाटर बनता है। अब एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। अगर एसिड का एग्जांपल लिया हमने HCl और बेस का एग्जांपल हमने लिया NaOH, तो एसिड का काम होता है H को रिलीज करना, यानी ये गया आपका, और बेस का काम होता है OH माइनस को रिलीज करना, यानी ये भी गया। अब ये दोनों जब कंबाइन होंगे H प्लस, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो आपका बनेगा पानी, यानी H2O। और ये जो बच गए थे एसिड वाला पार्ट और बेस वाला पार्ट, ये दोनों मिलके बना लेंगे NaCl। ठीक है, ये बन गया आपका सॉल्ट। तो जब भी एक एसिड एक बेस के साथ कंबाइन करेगा तो आपका सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एसिड विद मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। अगर ये रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है उसको भी देखते हैं। ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बट इसमें एक प्रोडक्ट और मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कार्बोनेट आ गया ना यहाँ पे। तो एग्जांपल लेते हैं पहले HCl लिया हमने, और मेटल कार्बोनेट का मतलब है जिसमें CO3 होता है, यानी Na2CO3, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो एसिड का काम क्या है, H देना, और यहाँ पर जो आपका सॉल्ट है वो दे देगा कार्बोनेट CO3 2-। ठीक है, और जो बच गया एसिड में Cl बच गया और कार्बोनेट में Na बच गया, तो यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करके हम बना देंगे सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो कार्बोनेट है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, यानी जो भी आपका कार्बोनेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और साथ में H जो है वो इससे ऑक्सीजन ले लेगा और यहाँ पे बन जाएगा H2O। ठीक है, तो जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, जैसा मैंने आपको लिख के दिखाया यहाँ पे, एक तो होगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट होते हैं। अब बाइकार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट का भी एग्जांपल दे देते हैं HCl
बाइकार्बोनेट मतलब जिसमें से ये वाला पार्ट मिलता है आपको HCO3, ठीक है। तो ये जो बाइकार्बोनेट है इसका काम है HCO3 माइनस रिलीज करना, इसका काम है यहाँ पे H+ रिलीज करना। अब जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे आपका सेम चीज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और जो Cl और Na है ये मिलकर यहाँ पर NaCl बना देंगे, ठीक है। तो ये है आपका एसिड विद बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं कार्बोनेट, और ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये है आपका रिएक्शन एसिड का। यहाँ पे और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, डिफरेंट तरह के एसिड्स ले सकते हो, बाइकार्बोनेट्स ले सकते हो, कार्बोनेट ले सकते हो। उनके साथ आपको करना वही है कि जो एसिड का H को छोड़ के बचा हुआ पार्ट है वो, और जो आपका बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट है उसमें कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है वो, उसको कंबाइन करना है हमेशा, ठीक है। और साथ में CO2 और H2, बाकी आप इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल अगर देखें, अगर एसिड अगर आपका मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देखेंगे कि अगर आपका एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरह से बिहेव करता है। और यहाँ पर जो एसिड है उसका एग्जांपल हमने ले लिया HCl, और जो मेटल ऑक्साइड है उसका एग्जांपल हमने ले लिया CuO, ठीक है। अब जब ये मेटल ऑक्साइड की हम बात करते हैं ना तो ये है बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, और ये है एसिडिक इन नेचर। तो जब भी एसिड और बेस कंबाइन करते हैं तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हमेशा सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो यहाँ पर Cl और Cu कंबाइन हो जाएंगे तो CuCl2 बन जाएगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर यहाँ पे बना लेंगे वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी बन गया आपका सॉल्ट और वाटर, क्योंकि एसिड के साथ हमने बेसिक नेचर का सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करके देखा, तो यहाँ पे बना सॉल्ट और वाटर। तो आप इस रिएक्शन को भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं। चलिए अब बेसिस की अगर हम बात करें तो बेसिस में सबसे पहला रिएक्शन है आपका बेस प्लस एसिडिक ऑक्साइड। अब ये एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, तो एसिडिक ऑक्साइड में सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, इसीलिए हमने इसका एग्जांपल लिया, सबसे सिंपल एग्जांपल है। और बेस का यहाँ एग्जांपल हम ले लेते हैं जो आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा एक बेस है, ये हमारा एक एसिडिक ऑक्साइड है, और इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि बनेगा एक तो सॉल्ट और साथ में वाटर, ठीक है। अब ये क्या बनेगा इन दोनों को मिक्स करने पे, एक बार उसको देख लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो हमारा यहाँ पे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, H2O को वाटर बोलते हैं, तो ये आपका सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट बना है, यानी ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे कि जब भी ऊपर और नीचे मैंने दोनों एग्जांपल साथ में इसीलिए करवाए कि एसिड बेसिक ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है। ये जो आपका मेटल है, मेटल ऑक्साइड आपके जनरली बेसिक होते हैं, सारे बेसिक नहीं होते बट जनरली बेसिक ही होते हैं। और ये जो CO2 है ये आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि एसिड के साथ बेसिक नेचर वाले ऑक्साइड को रिएक्ट किया और बेस को हमने एसिडिक नेचर वाले ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। तो इसको आप जैसे फर्स्ट चैप्टर से जानते हैं, ये आपका स्लेक लाइम है, स्लेक लाइम है, और स्लेक लाइम में CO2 पास करते हैं तो
कैल्शियम कार्बोनेट यानी व्हाइट कलर का कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये आपका एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये है हमारे एसिड बेस का नेचर, उनका इंडिकेटर्स और उनके मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस बताए। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।